हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वेक्टर्स का। ठीक है, तो देखो वेक्टर्स क्या होते हैं इसको समझेंगे हम। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो दो तरीके की क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं 11th क्लास की फिजिक्स में। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज और एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे, और ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपने स्पीड के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा वहीं पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान कहीं जा रहा है, ठीक है, और आप उसके बारे में कि उसको किसी को बता रहे हो कि जब वो इंसान यहाँ से गया तो उसका जो स्पीड था वो 50 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गया, किस तरफ गया हुआ। ठीक है, अगर हम ये बता देते कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर की तरफ पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया है, या किसी जगह का नाम ले लेते कि दिल्ली की तरफ गया है, या फिर किसी दूसरी जगह का नाम ले लेते, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने डायरेक्शन जरूर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उनको क्या कहेंगे? हम उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। और ऐसी क्वांटिटीज जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों क्यों है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी? तो देखो हमने जब बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था फोर्स का, या जब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था फोर्स का इंट्रोडक्शन, तो आपने पढ़ा था कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, फोर्स क्या है? पुश और पुल क्या है? अगर आप पुश कहते हो तो पुश करने का मतलब होता है धक्का मारना, और पुल करने का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। तो देखो पुश करने का मतलब दूर भेजना, पुल करने का मतलब होता है पास खींचना। तो इसमें क्या है? डायरेक्शन इंक्लूड है डायरेक्शन इंक्लूड। ठीक है, इस वजह से फोर्स क्या है? फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ठीक है, तो देखो हम वेक्टर को सिंपली एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से ये। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। ठीक है, तो जो ये होता है इसका जो टिप, ये शो कर रहा होता है डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो टिप है वो डायरेक्शन शो कर रहा है, और इसका जो ये पूरा लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। ठीक है, तो टिप इसका डायरेक्शन शो करता है और इसका जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर हम यहाँ पे दो वेक्टर्स बना दें, वेक्टर ये और ये, अभी पूछा जाएगा कि दोनों में से ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, तो दोनों में से ज़्यादा मैग्नीट्यूड नीचे वाले का है। क्यों? क्योंकि इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा इसका नोटेशन कैसे किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है कि वेक्टर? तो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि भाई वेक्टर ये है और उसके ऊपर हम एरो बना देते हैं। ठीक है, अच्छा ये एरो हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं करेंगे कि अगर वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा था और आपने इसको ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का नोटेशन इसका इसी तरीके से होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी बना देंगे, कोई भी अल्फाबेट, और उसके ऊपर इस तरीके से एरो बना देते हैं, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं किसी वेक्टर को। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स। ठीक, इसमें जो हम सबसे पहला जो वेक्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पोजीशन वेक्टर।
ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं जरा। मैं बना देता हूँ यहाँ पे जरा ये 2D एक्सेस सिस्टम बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा इस 2D एक्सेस सिस्टम में कहीं पे कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है। ठीक है, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ मैं x, y। अच्छा इस x, y का मतलब क्या होता है? x, y का मतलब होता है कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आप x डिस्टेंस इस तरफ आए x एक्सेस में, ठीक है, और ओरिजिन से y डिस्टेंस आप ऊपर गए y एक्सेस में, तब जाके इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो जो ये x और y क्या बता रहे हैं, x बता रहा है कि x एक्सेस में ओरिजिन से कितना डिस्टेंस चले, और y बता रहा है कि y एक्सेस में ओरिजिन से कितना डिस्टेंस चले। तो जो ये पॉइंट्स हैं ये किसके रिस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं तो जो ये वेक्टर मिलता है हमें, ये किस प्रकार का वेक्टर होता है? ये एक पोजीशन वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर में हम किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरे टाइप का वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है? तो इसके लिए भी हम जरा 2D एक्सेस सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी हम मान लेते हैं दो पॉइंट्स, एक पॉइंट है ये, इसका है A, B है ये। ठीक है, एक पॉइंट और मान लेते हैं ये है C, D। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरुआत में वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था। ठीक है, हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी इस पोजीशन पे पहुंच गई। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं इसका ये। ठीक है, अभी अगर मैं इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूँ इस पहले वाले पॉइंट को, तो ये क्या है? ये एक पोजीशन वेक्टर है। अच्छा इस वाले को भी अगर मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूं तो ये भी क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? ये दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं। अच्छा अगर मैं ये इस तरीके से शो करूं कुछ कि शुरुआत में वो पॉइंट यहाँ पे था, बाद में ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये देखो क्या क्या चीजें बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये वाला वेक्टर तो था आपका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और ये वाला वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर था, लेकिन जो ये वेक्टर है ये कैसा है? ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली क्या बता रहा होता है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा होता है कि एक पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे पॉइंट, मतलब कहाँ से कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से मूव करता हुआ कहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बताता है। ठीक है, चलो अगला टाइप का वेक्टर देखते हैं। वेक्टर 3 अगला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होता है? तो देखो जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज होती है, चाहे डायरेक्शन हो जाए चाहे मैग्नीट्यूड हो जाए, तो वेक्टर बदल जाएगा। ठीक है, तो हम इक्वल वेक्टर्स उन्हीं वेक्टर्स को कह सकते हैं अगर उनकी लेंथ और डायरेक्शन अगर सेम हो। जैसे ये वेक्टर हो गया और एक ये वेक्टर। ठीक है, तो देखो दोनों की लेंथ क्या है? सेम है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स कौन कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स कहलाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों
सेम रहेंगे, ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, अगला वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अब नेगेटिव वेक्टर क्या बताता है, देखो मान लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर ए था, ठीक है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दिख रहा होगा आपको कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को लिया और इस वेक्टर को पकड़ के ऐसा घुमा दिया। ठीक है, ये वेक्टर सेम है, खाली उसका डायरेक्शन पलटा गया है। ठीक है वेक्टर सेम, खाली उसका डायरेक्शन पलट दिया गया। ठीक है, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स कहलाएंगे, ये वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है, इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों चीजें सेम है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में क्या हो रहा है, नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अगले तरीके का वेक्टर देखते हैं। अगला है हमारा को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है वो वेक्टर्स कहलाते हैं को इनिशियल। अच्छा, इस पे कोई पाबंदी नहीं कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये दोनों के दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, दोनों के दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं। क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, इनिशियल पॉइंट क्या है इनका, सेम है, इस वजह से ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगले टाइप का वेक्टर देखते हैं हम। कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन में होते हैं उन वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। लेकिन अभी कौन से वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर होंगे, अब इसको समझते हैं। तो हम चार तरीके के वेक्टर्स पढ़ते हैं जो कोलिनियर होते हैं। अब क्या है, कौन कौन से हैं वो देखते हैं एक एक करके। पहला वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा था, दूसरा वेक्टर भी ऐसा हो गया, तो दिख रहा होगा कि दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम लाइन में हैं, तो ये दोनों के दोनों कोलिनियर हैं। अच्छा, एक वेक्टर ऐसा बना दिया हमने, दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया, ये भी वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर, एक ही लाइन में है। ठीक है, खाली डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ही तो उल्टा है। ठीक है तो एक ही लाइन में। ठीक, इस वजह से ये दोनों वेक्टर्स भी कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, क्या ये वेक्टर्स भी पैरेलल है, क्या ये वेक्टर्स भी कोलिनियर है, हाँ जी ये वेक्टर्स भी कोलिनियर है। कैसे पता कि ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो देखो वेक्टर की एक खासियत है कि हम एक वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो डायरेक्शन भी चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, तो वो वेक्टर सेम होता है। तो अब जैसे ये वेक्टर था हमारे पास, ये जो दूसरा वेक्टर था हमारे पास, मैं इस वेक्टर को उठाता हूँ और उसको उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो देखो ना ही मैंने उसका डायरेक्शन चेंज किया, ना ही मैंने उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, मैंने खाली उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। तो ये जो वेक्टर कहलाया है, ये वेक्टर भी कैसे कहलाया, ये दोनों के दोनों ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, मतलब पैरेलल वेक्टर्स भी कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एक वेक्टर ऐसा था और एक वेक्टर ऐसा था। ठीक है, क्या ये वेक्टर्स ये वेक्टर्स कोलिनियर है, तो भाई ये वेक्टर्स भी कोलिनियर हैं। कैसे पता कोलिनियर हैं, तो सेम जैसा अभी हमने पहले वाले में किया, मैं क्या करता हूँ इस वाले वेक्टर को उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी भी तो कोलिनियर है ना। क्या नहीं किया हमने, ना ही मैंने उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, देखो मैग्नीट्यूड के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना ही मैंने डायरेक्शन चेंज किया, देखो डायरेक्शन में भी पहले इस तरफ जा रहा था, अभी भी वो इसी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इस वजह से ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, अगला है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा, को का मीन्स सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है,
ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? वो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये मैंने 2D एक्सिस सिस्टम बना लिया। ठीक है, अब इसमें मैं एक दो वेक्टर्स बना लेता हूँ। जैसे एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। ठीक है, ये चारों के चारों वेक्टर्स कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर, मतलब एक ही प्लेन पे बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक वेक्टर आगे की तरफ आ रहा है और दूसरा वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन प्लेन अलग है। तो अगर प्लेन अलग हो जाता है तो क्या वो कोलिनियर वेक्टर, सॉरी, कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर वही होंगे जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला टॉपिक उठाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट मीन्स वन। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड वन होता है, उन वेक्टर्स को कहते हैं हम यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है उन वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, तो फिर ये यूनिट वेक्टर काम क्या करता है? ये यूनिट वेक्टर खाली रिप्रेजेंट करते हैं, क्या? डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम तीन तरीके के यूनिट वेक्टर्स पढ़ते हैं, एक आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप। आई कैप बताता है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, उसी तरीके से जे कैप क्या बताता है? डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या बताता है? डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप क्या बताते हैं? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन के एक्सिस में डायरेक्शंस बता रहे होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं वही 2D एक्सिस सिस्टम बनाता हूं मैं। पहले ये बना दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट है ये। अच्छा, फिलहाल मैं पहले 2D एक्सिस सिस्टम के लिए बता रहा हूँ, फिर जैसा 2D एक्सिस सिस्टम के लिए होगा उसी तरीके से हम 3D एक्सिस सिस्टम के लिए देख लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है A, B। अच्छा, A, B का मतलब क्या होता है कि आप एक्स एक्सिस में A डिस्टेंस चले हो और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस चले हो? B डिस्टेंस चले हो। ठीक है, एक्स एक्सिस में A डिस्टेंस और वाई एक्सिस में B डिस्टेंस। अच्छा, अब क्या मैं इस चीज को, जो मैंने डायरेक्शन बताया और मैग्नीट्यूड बताया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? A आई क्या लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे A क्या बता रहा है कि मैग्नीट्यूड A है और आई कैप क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस चले गए। और इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख देता हूँ मैं B जे कैप लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट वेक्टर मिलेगा, ये जो यूनिट वेक्टर मिलेगा यहाँ पे, ये इसका वैल्यू क्या होगा या फिर इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसका लिखने का तरीका होगा A आई कैप प्लस B जे कैप। ये इसको लिखने का तरीका है, A आई कैप प्लस B जे कैप। अच्छा, ये A आई कैप प्लस B जे कैप कैसे हुआ? ये अभी आगे जाके हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें समझाएंगे आपको। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने 2D एक्सिस सिस्टम में पढ़ा, इसी तरीके से अगर 3D एक्सिस सिस्टम में होता, 3D एक्सिस सिस्टम में क्या होता? 3D एक्सिस सिस्टम में अगर एक पॉइंट और जोड़ देते हैं कि भाई अगर A B C होता तो हम अपना वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था A आई कैप प्लस B जे कैप प्लस C के कैप। ये था रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है ना? तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं किसी वेक्टर का। ठीक है, तो आई एक्सिस एक्स एक्सिस में कौन सा था यूनिट वेक्टर? आई कैप, और वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप।
तो हमने आई कैप, जे कैप और के कैप के ही टर्म्स में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। कैसे निकलता है भाई मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझा देते हैं आपको। तो ये पहले 2D एक्सेस सिस्टम के लिए करेंगे और फिर जैसा 2D एक्सेस सिस्टम के लिए होगा उसी तरीके से 3D के लिए हम एक और टर्म जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, ये है, मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट था। ठीक है, तो ये क्या है, ए और बी था। ठीक, इसको हमने वेक्टर के फॉर्म में कैसा लिख दिया था, वेक्टर के फॉर्म में हमने कुछ इस तरीके से बनाया, वेक्टर के फॉर्म में कैसे बनाया हमने, वेक्टर के फॉर्म में कुछ इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका लिखने का तरीका है इसको ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, अच्छा ए आई कैप क्या बता रहा है कि एक्स एक्सेस में ए डिस्टेंस चले और वाई एक्सेस में बी डिस्टेंस चले हुए। ठीक है, तो ऐसा बना देते हैं हम कि एक्स एक्सेस में ए डिस्टेंस चले हुए ये, और वाई एक्सेस में बी डिस्टेंस चले हुए। ठीक है, अब अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको थोड़ा और ठीक तरीके से लिखता हूँ और एक डायग्राम और बना देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था कि वेक्टर की खासियत क्या थी, वेक्टर की खासियत थी कि हम एक जगह से वेक्टर को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। तो वही चीज़ तो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि ये वेक्टर ये वाले को यहाँ बना दिया, और जैसा ये वाला वेक्टर है, जैसे ये वाई एक्सेस में है, इसको मैं ऊपर बना देता हूँ। ऐसा क्या किया, वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट किया, और किया जा सकता है क्यों, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं होना चाहिए, बाकी आप कहीं भी उठा के रख लो। ठीक है, अच्छा अब जो तीसरा वेक्टर है जो रेड वाला बनाया था, तो उसको भी मैं ऐसा ही बना देता हूँ, जैसे वहाँ पे उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया। अब देखो क्या है, ये डिस्टेंस कितना था ए, ये डिस्टेंस कितना था बी था ना, एक्स एक्सेस में ए चल रहा था और वाई एक्सेस में बी चल रहा था। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया ए और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बी। ठीक, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये डिस्टेंस, ये वाला वेक्टर किसके बराबर मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा वेक्टर तो यही था ना, देखो उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई वेक्टर होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या है, ये इस तरीके से पैरेलल बार्स बनाते हैं और उसके बीच में वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो तब का था अगर हम 2D एक्सिस सिस्टम की बात करें, लेकिन अगर वहीं पे हमारे पास वेक्टर कुछ इस तरीके से लिखा हो, वेक्टर बी अगर लिखा हो ऐसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर इस तरीके से लिखा हो तो कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, वेक्टर बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, मतलब जो आई कैप है उसके आगे की वैल्यू, जे कैप के आगे की वैल्यू और के कैप के आगे की वैल्यू को हम इस तरीके से रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकलता है। अगला है हमारे पास टॉपिक वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करना है। तो देखो
वेक्टर को भी ऐड करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स हैं दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, कोई इंसान इस पे एक फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, कोई इंसान इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक। अब एक दूसरा इंसान आया, वो भी इस वाले बॉडी पे 15 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा। अब देखो क्या होगा, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन तो क्या है, सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन है। और जब सेम डायरेक्शन होता है तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, वो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे इमेजिन करो, आप किसी बक्से को अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, अगर आप अकेले नहीं शिफ्ट करते तो आप किसी की हेल्प लेते हो ना, आप क्या कहते हो कि भाई आओ जरा सा धक्का मार दो, ठीक है। तो आपने फोर्स लगाया, दूसरे बंदे ने फोर्स लगाया, तो आपका जो फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो बढ़ गया। कैसे बढ़ा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन में होने पे फोर्स जुड़ जाते हैं। तो टोटल इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अभी 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कितना लग रहा होगा, 25 न्यूटन का फोर्स। अच्छा, ये तब की कंडीशन है जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा। अच्छा, अभी एक और चीज, जब ये दोनों फोर्सेस लगेंगे, इनका जो रिजल्ट मिलेगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, यही वाला डायरेक्शन होगा। मतलब जो दोनों का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा जो इन दोनों का आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम ये कंडीशन मान लें कि जो वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दूसरी कंडीशन मान लेते हैं कि व्हेन वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो क्या है, ये वही बॉक्स है, एक इंसान इधर से लगा रहा था फोर्स 15 न्यूटन का, एक इंसान इधर से लगा रहा था फोर्स, लेंथ बढ़ा देते हैं, 10 न्यूटन का, ठीक है। एक ने फोर्स इस डायरेक्शन से लगाया, एक ने फोर्स इस डायरेक्शन से लगाया। अब देखो क्या है, इसका फोर्स दूसरे वाले से ज्यादा है ना, ज्यादा, ठीक है। कितना ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है, 15 माइनस 10, 5 न्यूटन ज्यादा। अब देखो बॉडी किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, बॉडी उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, मतलब 15 न्यूटन ज्यादा है, ठीक है, तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो डायरेक्शन हमें कंफर्म हो गया, क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन है जो फोर्स ज्यादा है वो वाला डायरेक्शन। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन वही डायरेक्शन आएगा जो बड़े वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे 15 न्यूटन ज्यादा था 10 न्यूटन से, तो ये बॉडी जो थी, ये वाली बॉडी, ये इसी डायरेक्शन में 15 न्यूटन फोर्स के डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, मतलब इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड शो नहीं किया है, खाली डायरेक्शन शो कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पे, कि इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन का ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने दो कंडीशन मान ली कि जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम उन्हें सिंपली ऐड कर देंगे, और अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और डायरेक्शन क्या आएगा, जो बड़े वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा, जैसे जो बड़े वाले वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, इसके कब यूज करते हैं, अगर जरूरी नहीं कि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में लगे या अपोजिट डायरेक्शन में लगे, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं वो किसी एंगल पे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी गिवन है, एक ये बॉडी है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है,
अब बताओ कैसे करेंगे इसे। अब इस तरीके से किया जाता क्या? क्या ये सेम डायरेक्शन में है? क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में? ना ही ये सेम डायरेक्शन में है, ना ही ये अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है? इनके बीच में कुछ एंगल गिवन है थीटा। कितना एंगल गिवन है? थीटा। तो इसके लिए हम सीखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या सीखेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हो और दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? थर्ड साइड से दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्या, और थर्ड साइड से देंगे, लेकिन कैसा? उसका सेंस जो होना चाहिए वो अपोजिट सेंस होना चाहिए, उल्टा सेंस होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? अब जरा ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, और एक वेक्टर है ये, ठीक। अच्छा, अभी इन दोनों का सेंस कैसा है? सेंस सेम है। सेम सेंस का मतलब होता है एक का हेड दूसरे के टेल पे लगा हुआ। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि एक का हेड दूसरे के टेल पे लगा हुआ। ठीक। अच्छा, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, अच्छा इसको कह देते हैं कि ये वेक्टर ए है भाई और ये वेक्टर बी है। ठीक। अच्छा, अब ये दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किससे दिया जाएगा? इनका रिजल्टेंट दिया जाएगा बेटा थर्ड साइड से देंगे। ठीक है, तो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड साइड से देंगे, लेकिन इसका सेंस कैसा होना चाहिए? अपोजिट। दिख रहा होगा कि यहाँ पे हेड और टेल जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों के हेड हेड जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये अपोजिट सेंस है। ठीक। अच्छा, अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर कहलाएगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर बाई चांस ये मैग्नीट्यूड में 15 है और ये मैग्नीट्यूड में 10 है, तो ये आर वेक्टर मैग्नीट्यूड में 25 नहीं होगा। ध्यान रखना, मैंने क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म के वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रखा है कि इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो आगे सीखेंगे एनालिटिकल मेथड में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट दिया जाता है थर्ड साइड से, और उसका सेंस होना चाहिए बाकी दो के अपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काफ़ी काम आएगा हमारे आगे। ठीक है, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे देखेंगे इसकी। ठीक है, अब अगला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, ये भी कुछ खासा ऐसा है नहीं, ये भी उसके जैसा ही है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं भाई इसे, लेकिन पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमारे पास वेक्टर ए और बी तो गिवन थे, मतलब ये दोनों तो गिवन थे, तो दो साइड्स और भी बना लेते हैं। एक ये हो गई और एक ये हो गई। अच्छा, लग तो नहीं रहा ये पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी थोड़ा पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स हैं, देखो जो ग्रीन वाले हैं ये दो वेक्टर्स हैं, और अगर ये किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो दिया जाएगा पैरेललोग्राम के डायगोनल से। ये है इनका रिजल्टेंट। अच्छा, इसका लिखने का तरीका भी भैया सेम है। क्या है कि ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट भी लिखने का तरीका सेम है, लेकिन सॉल्व कैसे करना वो आगे एनालिटिकल मेथड में सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास एनालिटिकल मेथड। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
आपने ये आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें एनालिटिकल मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। 11th क्लास में, 12th क्लास में, उससे सीनियर वाली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होगा एनालिटिकल मेथड, तो ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगला है हमारा एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड में देखो क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया। ठीक है, इनके बीच में कुछ एंगल है, ये एंगल है थीटा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले हम इन वेक्टर्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। देखो, एक ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा साइज ठीक नहीं बना, जितना ये था उतना ही बनाना है। ये और ये मैंने क्या किया, दोनों वेक्टर्स को शिफ्ट कर दिया। ठीक, वेक्टर की खासियत बताई थी कि वेक्टर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक, इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये हो गया इनके बीच का एंगल थीटा। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट दिया जाएगा वो किससे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा थर्ड वेक्टर से, लेकिन क्लोजिंग वे में। जैसे ये हो गया क्लोजिंग वे में। ठीक है, ये हो गया वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लिखने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका नहीं है। मतलब आर क्या, आर वेक्टर आपने लिख दिया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका ऐसा नहीं है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए देखते हैं आगे। थोड़ा सा इसकी नीविंग कर देते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये S और इसे T कह देते हैं। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये है T। ठीक, थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्या मिलेगा हमें, ये अगर B है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये सामने वाला एंगल कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा क्यू टी अपॉन बी। क्यू टी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से अगर कॉस थीटा लगा लेते हैं, तो कॉस थीटा लगा के क्या मिलेगा, एस टी अपॉन बी। ठीक है, तो एस टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एस टी की वैल्यू मिलेगी बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, ये आर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पूरा बेस हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जरा यहाँ पे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये जाएगा।
अब इसको और इसको एक साथ में रख लेते हैं। यहाँ से दोनों से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो आर स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर तो है ही, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। थोड़ा सा उसको करते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स किसी एंगल पे गिवन है तो उनका जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, जो ये वेक्टर, ये जो आर है ये भी क्या है, एक वेक्टर है, तो इसका भी क्या होगा, कुछ एंगल भी होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमें मिल चुका है। अब एंगल कैसे मिलेगा, अब एंगल के लिए समझते हैं, जरा वापस चलते हैं उस डायग्राम पे। ये था, ठीक है। अब देखो जो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं कि वो ए वाले के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है, अल्फा का। तो यहाँ पर टेन अल्फा निकालना है, तो टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या है, बी साइन थीटा अपॉन बेस, बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये इसका एंगल मिल जाएगा यहाँ से हमें।